हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े कर रहे होंगे। तो मेरा नाम शिव जायसवाल, आप फिर से आज आपके सामने आया हूँ एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। और यह जो वीडियो है बच्चों, आज हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होने वाला है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल सा चैनल जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स चैनल। ओके, तो बच्चों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हायर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यह जो टॉपिक ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम क्या है? मॉडर्न अलजेब्रा, या इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके बच्चों, तो ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है मॉडर्न अलजेब्रा, और उसके अंतर्गत आता है आपका ग्रुप थ्योरी। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ग्रुप थ्योरी तो पूरा एक कह सकते हैं लेक्चर सीरीज होने वाला है इस पर। ग्रुप थ्योरी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। और इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका, वो होने वाला है आपका कि ग्रुप थ्योरी में ग्रुप आखिर होता क्या है। अब ग्रुप अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ग्रुप से पहले चीज़ें आती हैं ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, सेट्स, ये सब चीज़ें हैं। तो आज बेसिक बात होने वाला है। तो बच्चों जो ग्रुप थियरी है इस पर तो पूरा लेक्चर सीरीज होगा। आज उसका बेसिक लेक्चर है, पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए कि ग्रुप थियरी के अंतर्गत होती क्या क्या चीज़ें हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल। फिर से बताता हूँ, जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। ओके, आपका ही चैनल है, तो देखिए चैनल को अच्छे से, उसमें जो भी लेक्चर्स आते हैं, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है इसको समझने के पहले, सेट। सबसे बेसिक बात, सेट क्या होता है। क्लास 11 का टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है, समुच्चय जिसको हिंदी में बोलते हैं, सेट थियरी, समुच्चय सिद्धांत। तो बच्चों, सेट कहने का मतलब, हम सेट में कलेक्शन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कलेक्शन की, संग्रह की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा मैं सेट के, है ना, क्लास 11 का पार्ट है, बस यहाँ पे इसका यूज़ होगा, इसकी वजह से मैं सेट का थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो सेट क्या होता है? सेट को बोला जाता है इट इज़ द वेल डिफाइंड, इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, और वो भी कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। मतलब इसका डेफिनेशन फिक्स होना चाहिए। जो हम कलेक्शन ले रहे हैं अलग अलग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का, उसका क्या होना चाहिए? डेफिनेशन फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने बोला वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसमें आपको पता है कि वॉवेल्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। ए ई आई ओ यू आर द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब अगर मैं अलग अलग एरिया के बंदों से पूछूं कि बताओ आप इंग्लिश अल्फाबेट का जो वॉवेल होता है क्या क्या होता है, तो वो यही बताएगा, ए ई आई ओ यू, अगर उसको जानकारी है तो। मतलब इसका डेफिनेशन फिक्स है। मैं किसी से पूछूं, हर एक व्यक्ति का जो ओपिनियन है उसके बारे में वो फिक्स है, राय उनकी फिक्स है। तो ऐसे कलेक्शंस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। पहली बात तो ए ई आई ओ यू, ये 5 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, और इनका जब कलेक्शन बना दिया, इनको सब एक साथ रख दिया तो कलेक्शन बन जाएगा। और कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब लोगों की राय उसके बारे में एक होनी चाहिए, तो बोलेंगे कलेक्शन वेल डिफाइंड है फिर उस कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया, ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग। तो ये जो बनाया आपने एक नया स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेट बोलते हैं। ओके, जैसे ए ई आई ओ यू, ये पांचों का मैंने एक साथ, पांचों का ग्रुपिंग करके एक साथ रख दिया तो ये कलेक्शन बन गया। अब इसी को क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। अब सेट को दिखाते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट से हम इंक्लोज कर देते हैं, बीच में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमा लगा करके, तो ये क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है। और इसको किसी नाम से दिखा देते हैं, जैसे ए बी, कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, इस तरीके से, एक्स वाई जेड। तो आपका क्या बन गया? ये सेट बन गया। अब सेट्स के भी दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। एक होता है रोस्टर रिप्रेजेंटेशन या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टैबुलर या फिर रोस्टर। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज
एंड एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. X says that X is vowels of English alphabets. Okay. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कौन सा फॉर्म है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट के रिप्रेजेंटेशन का दूसरा फॉर्म है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये सेट के रिप्रेजेंटेशन का पहला फॉर्म है जिसका नाम था टेबुलर या रोस्टर फॉर्म. ओके. यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, खास बात इसकी ये होती है कि जब भी सेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर मैंने जैसे यहाँ पे A E I O U हर एक इंडिविजुअल को ऑब्जेक्ट बोला जाता है. अगर इस तरीके से सेट बना दे रहे हैं ना, तो इसका नाम अब एलिमेंट पड़ जाता है. सेट के अंदर क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स. ए पहला एलिमेंट है, ई दूसरा है, आई तीसरा एलिमेंट है, ओ चौथा एलिमेंट है, और यू पांचवा एलिमेंट है. इस सेट के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो इसके टर्मिनोलॉजी में जो यूज होता है वर्ड, वो होता है एलिमेंट, अवयव बोलते हैं इसको हिंदी में. ओके. तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं, और इस तरीके से ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है. उसी रिप्रेजेंटेशन का नाम है टेबुलर या फिर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन. ओके. ये सेट रिप्रेजेंटेशन का पहला रूप है, पहला फॉर्म है. इस तरीके से सेट को दिखाते हैं. अब इसका कुछ नामकरण देते हैं, और नामकरण जो होता है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे ABCXYZ, आपका जो मर्जी वो रख लीजिए. तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर हो रहा बात ये आपको बच्चों? ओके. तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेट को इस तरीके से दिखाते हैं. दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को अगर आपको दूसरे रूप से दिखाना हो तो एक और रूप होता है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन. सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं. यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टी मेंशन की जाती है. ये बेसिक बात है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, है ना. मेन जो टॉपिक है हमारा ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप्स वगैरह जब आएंगे तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ये 11th की चीज़ें हैं, बेसिक, क्योंकि ये देखिए बच्चों, जो ग्रुप थ्योरी है ना, ग्रुप थ्योरी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योर मैथ्स का पार्ट है, और BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, आई थिंक, है ना. BSc के फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप नेट JRF के एग्जाम में ले लीजिए, चाहे ऑप्शनल, अगर कोई मैथ्स ऑप्शनल चूज़ करते हैं आपके सिविल सर्विस एग्जाम में, तो वहाँ पर ये काम देता है. बाकी और हाई लेवल के जो मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उस लिहाज से ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा तो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रुप थ्योरी पहला टॉपिक होता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो उस पर हम फोकस करेंगे. हमारा मेन पर्पस क्या है, फोकस करना ग्रुप थ्योरी पे, ठीक है, जो कि मेन टॉपिक है आपका. ये तो बेसिक बात है, इस चीज़ को समझने के लिए ये हथियार है, वेपन का काम करेगा. अगर ये आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप ग्रुप थ्योरी नहीं समझ पाएंगे. तो इसके लिए मैं आपका बेस बना रहा हूँ, तो इसको आप जानते हैं, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे. ओके. तो बात करते हैं फिर से. सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का. इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है. जैसे यहाँ पर इन सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टी ये है कि ये सब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं. अगर मैं इसी को प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पे लिख दूं खाली कि ये ऐसे सभी एलिमेंट जो एक कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये सब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स है, मैं बस इतना लिख दूं, प्रॉपर्टी वो नाम ऐसे वर्डिंग में सेंटेंस बना के लिख दूं, तो वही फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है बच्चों. तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसका नामकरण तो वही है, तो ए मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया. अब इसको लिखते कैसे हैं, एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स दो ठो ऐसे बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट. क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट. एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ऐसे सभी एक्स उस सेट के अंदर जो क्या प्रॉपर्टी रखते हो, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हो. अगर ये प्रॉपर्टी रखते हैं तो ऐसे सभी एलिमेंटों को आप लिख दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट. यही चीज लिखा हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कभी कभी इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को शो करता है. और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में यही होता है, यही रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कुछ जगहों में फेल हो जाता है, लेकिन ये कभी फेल नहीं होता, ये हर जगह वैलिड है. इस वजह से ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे. आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. इसमें प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है, और लिखते हैं इस तरीके से, ऐसे सभी एक्स जो क्या करते हो, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, उस सभी एक्सों का आप कलेक्शन ले लीजिए, वह सेट हो जाएगा. क्लियर है. एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और कलेक्शन लेते हैं जो कि सेट नहीं बन रहा है,
जैसे मान के चलिए मैंने बोल दिया आपके सामने एक एग्जांपल, ऐसे सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन आप ले लीजिए, ऐसे सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन आप ले लीजिए जिनका मैथमेटिक्स अच्छा हो या जिनका फिजिक्स अच्छा हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स ले लेते हैं, जिनका फिजिक्स अच्छा हो, ऐसे सभी स्टूडेंट का कलेक्शन बनाने के लिए मैंने बोल दिया। मैं गया अलग 3 टीचर्स के पास, अलग अलग एरिया के 3 टीचर्स के पास गया और मैंने बोला आप मुझे ऐसे बच्चों का कलेक्शन दीजिए जो फिजिक्स में बहुत अच्छे हों। तो होगा क्या कि सारे टीचर्स मिल करके, अलग अलग जो टीचर्स हैं अपना काम करेंगे, कलेक्शन बनाएंगे। तो कलेक्शन बनाने के दौरान वो अपने अपने बच्चों को खोजेंगे, और जब अपने बच्चों को खोजेंगे तो उनको खोजेंगे अपने ही रिगार्डिंग, अपने हिसाब से खोजेंगे कि ये बच्चा मेरे हिसाब से फिजिक्स में अच्छा है, ये बच्चा मेरे हिसाब से फिजिक्स में अच्छा है। ऐसे हर एक टीचर अपना अपने बच्चों का कलेक्शन कर लेगा। जब आएंगे फाइनली कलेक्शन करने के बाद, कलेक्शन बनाने के बाद बच्चों का, जिसने पूछा था ये क्वेश्चन से, तो उनके पास आएंगे तो सब के सब टीचर्स अलग अलग बच्चों को लेकर के आएंगे कलेक्शन के रूप में। तो आप हमको बताइए कि जो उन्होंने कलेक्शन बनाया, तो क्या कलेक्शन के अंदर सारे एलिमेंट वही है, सेम है? नहीं ना। तो ये सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला कि ए टीचर, बी टीचर, सी टीचर से कि आप जो मैं फिजिक्स में अच्छे हो उनको उनका कलेक्शन बना के मेरे पास आइए, तो अलग अलग बच्चों को लेके आएंगे। तो ये जो बोला गया जो फिजिक्स में अच्छे हैं, क्या वह सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि सबका मत, सबका ओपिनियन एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में जो अच्छे हैं सब अलग अलग लेके आ रहे हैं, तो अलग अलग सेट हो जाएगा। फिर समझ, वो सेट होगा ही नहीं। अलग अलग मतलब अलग अलग कलेक्शन हो जाएगा, वो सेट होगा ही नहीं। फिर सेट तभी बोला जाता है जब कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब उस के अंदर जो एलिमेंट्स आप लेके आ रहे हैं वो सेम हो, चाहे ए टीचर लेके आए, चाहे बी टीचर लेके आए, चाहे सी टीचर लेके आए। सभी अगर सेम स्टूडेंट लाते हैं तब बोलेंगे कि हाँ वह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नहीं लेके आते हैं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बच्चों को लेके आएंगे। उनके हिसाब से जो फिजिक्स में अच्छे वो अपना देखेंगे, उनके हिसाब से जो फिजिक्स में अच्छे वो अपना देखेंगे, सब अलग अलग एलिमेंट लेके आएंगे ना। तो ये कलेक्शन तो वेल डिफाइन है ही नहीं, तो ये सेट बनाएगा नहीं। ये जो बात बोला मैंने कि ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो फिजिक्स में अच्छे हो, इट इज़ नॉट अ सेट। क्लियर हुआ? ओके। तो आई होप आपको सेट क्लियर हो गया होगा। सेट को, अच्छा, सेट के का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल लेटर्स करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं कॉमा से, अच्छा टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनको कॉमा से इस तरीके से सेपरेट करते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और इसमें प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है। ओके, ये तो हो गया सेट क्या होता है क्या नहीं होता है, सेट का क्या मतलब है, आपको समझ में आ गया मोटा मोटा। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आपको समझने वाली बात है वो ऑपरेशन है बच्चों। क्या है? ऑपरेशन। ऑपरेशन डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, अलग है, ये मैथ्स का ऑपरेशन है। देखिए ऑपरेशन जो वर्ड है ना बच्चों, ये बचपन से आप देखते आ रहे हैं, आपने ऑब्जर्व नहीं किया बट इससे रूबरू है आप। अगर आप बुक खोलेंगे क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी, BSc MSc कहीं भी बुक खोलेंगे, आप ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन दिख जाएगा। आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हो तो आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बढ़िया है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तभी आप ऑपरेशन को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन जो होता है वो एक कह सकते हैं नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस सिस्टम का, जिस सिस्टम को की हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मैंने बात किया बच्चों क्लास 12th में टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को अगर एक सिस्टम मान ले, थोड़ी देर के लिए एक सिस्टम मान ले, तो उसके अंदर ऑपरेशंस आते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन आता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता। तो अभी जो मैंने बोला इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वगैरह, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेशंस है मैट्रिक्स सिस्टम के अंतर्गत, उनके अंदर, उनसे रिलेटेड। अगर सिस्टम चेंज करूंगा तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, मतलब उसका नियम कानून चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, रियल नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रियल नंबर का डिवीजन कर सकते हैं, रियल नंबर का एलसीएम ले सकते हैं, रियल नंबर का एचसीएफ ले सकते हैं, रियल नंबर का फैक्टर, मतलब बहुत सारी चीजें तमाम तरीके की। ये सब क्या है? ये सब नियम कानून ही तो है। एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स, मतलब कैसे 2 रियल नंबर को ऐड किया जाता है, यह नियम है, एक कानून है। इसी नियम कानून का नाम ऑपरेशन है। एडिशन एक नियम कानून, एक ऑपरेशन बन जाता है। सब्ट्रैक्शन एक नियम कानून, एक ऑपरेशन बन जाता है।
मल्टीप्लिकेशन एक नियम कानून, एक ऑपरेशन बन जाता है। मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका, उसका नियम अलग है रियल नंबर से, क्योंकि सिस्टम अलग तो उसके नियम अलग, उसके कानून अलग, उसके ऑपरेशंस अलग। समझ रहे हैं? वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स का एडिशन होता है, अलग तरीके से होता है। जैसा रियल नंबर का एडिशन होता है वैसा वेक्टर्स का एडिशन नहीं होता। उसका सिस्टम, उसका नियम कानून अलग, इसका नियम कानून, क्योंकि सिस्टम अलग अलग तो उसके नियम कानून अलग अलग। उसको समझाने के लिए ही तो नियम कानून बनता है उस सिस्टम को। किसी भी सिस्टम को समझाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ चीज़ें होती है कि ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे पढ़िए, वही चीज़ ऑपरेशन होता है और कुछ नहीं। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब नियम कानून, रूल्स रेगुलेशंस। वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में एडिशन अलग तरीके से है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से है। वेक्टर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके की होती है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। रियल नंबर के अंदर एक ही टाइप का मल्टीप्लिकेशन, नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर को अलग चीज है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है, यानी उसका ऑपरेशन अलग है, इसका ऑपरेशन अलग है। सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन आपका कैसा होगा। ऑपरेशन क्लियर? फिर से समझिए, ऑपरेशन का मतलब होता है नियम कानून। रियल नंबर का ऑपरेशन अलग, वेक्टर्स का ऑपरेशन अलग, मैट्रिक्स का ऑपरेशन अलग। सब सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम एक अलग सिस्टम, मैट्रिक्स एक अलग सिस्टम, डिटर्मिनेंट एक अलग सिस्टम, इंटीग्रेशन अलग चीज है। फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है, फलनों का समाकलन किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये सब क्या है? सब ऑपरेशन ही तो है, सब नियम कानून ही तो है। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं ऑपरेशन के बाद बाइनरी ऑपरेशन की। क्या बात करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन की, जो कि इसको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हथियार है वो। बिना बाइनरी ऑपरेशन को समझे आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ये बात गौर कीजिएगा आप। फिर से कहते हैं, बिना बाइनरी ऑपरेशन को समझे आप ग्रुप थ्योरी को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो ध्यान समझिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको सिस्टम समझा दिया, मैथ्स के अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं। जैसे रियल नंबर सिस्टम का रियल नंबर आप बचपन से देखते आ रहे हैं, तो रियल नंबर का सिस्टम उठाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर्स वगैरह में नहीं जाते हैं, रियल नंबर का उठाते हैं। रियल नंबर अगर एक सिस्टम है बच्चों, अगर रियल नंबर एक सिस्टम है तो रियल नंबर के अंदर मैंने आपको समझाया कि ऑपरेशंस क्या होती हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ या मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, तो ये सब ऑपरेशन है। जैसे 2 + 2 और 3 दो नंबर है, कौन से सिस्टम के? रियल नंबर सिस्टम के। मैंने दो एलिमेंट, अब यहाँ पे नंबर नहीं एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि हम रियल नंबर को एक सेट बोलते हैं, सेट के जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको एलिमेंट्स के तौर पे बोलते हैं। तो अगर ये रियल नंबर में उठाया सिस्टम, तो उसके अंदर मैंने दो एलिमेंट लिया, एक लिया 2 और एक सपोज करो आपने 3 लिया। 2 लिया और क्या लिया? 3 लिया। अब 2 और 3 को हमको क्या करना है? एक ऑपरेशन लगाना है। 2 और 3 पे एक ऑपरेशन, और ऑपरेशन कौन सा मैंने चूज कर लिया? एडिशन का ऑपरेशन। तो मैं क्या करूँगा? 2 उठाऊंगा, 3 उठाऊंगा और ऐड कर दूंगा। मैंने रियल नंबर सिस्टम से दो एलिमेंट को चूज किया, 2 और 3। ओके, अलग अलग दो एलिमेंट लिया, 2 और 3। अब उस पर एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, वो भी ऑपरेशन है एडिशन का, मतलब 2 और 3 को सिंपली ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? 2 और 3 पे मैंने एक ऑपरेशन लगाया और वो ऑपरेशन है एडिशन का, एडिशन ऑपरेशन लगा दिया। तो 2 और 3 जुड़ के क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएगा। रियल नंबर के अंदर ही तो है 5। 5 क्या आया? रियल नंबर के अंदर ही आ गया 5, बाहर नहीं गया। मतलब मैंने 2 और 3 को जोड़ा और 5 आया आंसर। अब वो 5 जो आउटपुट है, जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो रियल नंबर सिस्टम का ही है, बाहर का नहीं है। अगर ऐसा होता है किसी भी सिस्टम के साथ कि उस सिस्टम से दो एलिमेंट को उठाया आपने, उस पर कोई ऑपरेशन लगाया उस सिस्टम का, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया वह भी उसी सिस्टम में ही गया, उसी सिस्टम से ही आया, तो हम बोलेंगे वो ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। हम बोलेंगे वो ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर नहीं आता उस सिस्टम के अंदर उसका रिजल्ट, तो हम बोलते हैं वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फिर से मैंने इस बार सिस्टम चेंज, वेक्टर लिया इस बार सिस्टम, वेक्टर्स। वेक्टर्स आप जानते हैं? वेक्टर्स, वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, सपोज किया मैंने दो वेक्टर ए और बी, मैथ्स के अंदर दो वेक्टर लिया ए और बी, और वेक्टर्स को आप जानते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए बी मैंने बोला ना, तो ए बी लिख के ऐसे एरो दे देते हैं, तो बोलेंगे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ए और बी वेक्टर को हमको क्या करना है? यहाँ पे सपोज करिए एडिशन करना है।
क्या करना है, एडिशन करना है। तो ए और बी को आप ऐड करिए, अगर रिजल्ट आपका वेक्टर ही आए, मान लीजिए सी वेक्टर आया, तब बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका, ये एडिशन। पहले तो सिंपली ऑपरेशन था, इसको बाइनरी होने के लिए इन दोनों को जुड़ना पड़ेगा, जुड़ करके रिजल्ट में वेक्टर ही आना पड़ेगा कोई दूसरा, तभी बोलेंगे ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अब एक और बात, अगर सपोज करो मैंने दो वेक्टर सेम लिया ए और बी, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन वेक्टर में जो मल्टीप्लीकेशन होता है दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डॉट मल्टीप्लीकेशन। तो डॉट के लिए इस तरीके से डॉट दिखाया जाता है, और क्रॉस के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं दो वेक्टर्स का, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना बच्चों ध्यान से, जब इसका करते हैं तो इसका रिजल्ट स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता। इसका जब रिजल्ट आता है तो वो वेक्टर निकल के आता है। ऑपरेशन तो डॉट भी था, ऑपरेशन तो क्रॉस भी था, लेकिन इसमें बाइनरी ऑपरेशन कौन बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन वही बनेगा जो रिजल्ट में भी वेक्टर दे। तो रिजल्ट में वेक्टर कौन दिया, क्रॉस वाला दिया, इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन, बट डॉट वाला ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज डॉट जब मैंने इस पे ऑपरेट किया, इस ऑपरेशन को दो वेक्टर्स पे ऑपरेट किया, तो जो रिजल्ट निकल गया वो स्केलर निकल के आया, वो वेक्टर नहीं आया, उस सिस्टम से आंसर नहीं आया। उस सिस्टम से अगर आंसर आता तो उसको बाइनरी बोलते हैं, इस ऑपरेशन को बाइनरी बोलते हैं। उस सिस्टम में नहीं गया इसका आउटपुट, इसकी वजह से यह बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डॉट वाला नहीं माना जाएगा, केवल ऑपरेशन बोला जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे क्रॉस को बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, आगे चलें। ठीक है, तो सेट क्लियर हो गया, ऑपरेशन क्लियर हो गया, बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया। और एक छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स क्या है बच्चों, सेट्स हैं। जैसे आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आता है पहला, फिर आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स, फिर आता है रैशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, इस तरीके की चीज़ें आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समझ रहे हैं। तो सबको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल दिया गया है, सभी के सभी सेट्स हैं। जैसे मैंने बोला रैशनल नंबर एक सेट होता है, नंबर्स का कलेक्शन, रैशनल नंबर का कलेक्शन एक सेट होता है, रियल नंबर एक सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेट होता है, होल नंबर एक सेट होता है, नेचुरल नंबर एक सेट होता है। तो सब सेट है, तो सेट को किसी न किसी लेटर से दिखाया जाता है, वो भी कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पर सबका पहले से फिक्स है, जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम जानते हैं कि यह एक सेट होता है, उस सेट को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 से लेके अनंत इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यह आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। फिर होल नंबर है, तो होल नंबर को W से दिखाते हैं, इसका भी जब सेट बनाते हैं तो आपको पता है होल नंबर में जो एलिमेंट चालू होता है, स्टार्ट होता है 0 से अनंत तक होता है, 0 से इनफाइनाइट, तो 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स को I या फिर हम Z से दिखाते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट आता है वह देखिए यही पूरा आएगा, रिपीट होगा, इसके अंदर माइनस वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। फिर आता है आपका रैशनल नंबर, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर वह सभी एलिमेंट आते हैं जो P/Q के फॉर्म के हो, और P और Q यहाँ पे क्या हो, इंटीजर हो। ऐसे एलिमेंटों का सेट आपका रैशनल नंबर का सेट कहलाता है। फिर आपका इरेशनल नंबर आता है, जिसको T से दिखाते हैं, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो रैशनल ना हो। फिर आपका रियल नंबर का सेट, जिसको हम R से दिखाते हैं, R में क्या होता है, ऐसे सभी एलिमेंट्स आते हैं जो रैशनल इरेशनल, मतलब सब जितना भी आपने पढ़ा ना सब रियल नंबर के अंदर आता है। उन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन ले लीजिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो बन जाएगा आपका रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर को R से दिखाते हैं, समझ गए। तो ये बेसिक बातें अभी जो मैंने की है, ये सब आपका इस्तेमाल होगा जब हम ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन देंगे। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप का डेफिनेशन जब देंगे, ग्रुप का जब डेफिनेशन, ग्रुप में जब समझाऊंगा कि क्या होता है ग्रुप, तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो आई होप ये बेसिक बात आपको ये पता है। ये बेसिकली BSc का लेक्चर है, तो BSc का जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपको 11th 12th की थोड़ी बहुत बेसिक क्लियर है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा
नहीं है तो हम पढ़ा देंगे, है ना। जहाँ पे ज़रूरत होगा फिर से हम बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेसिक बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं है तो फिर भी मैंने दे दी है इसी के लिए आपको कि ये सब चीज़ें आप जानते रहेंगे तब आगे की चीज़ें आप समझ पाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर से बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, एकदम जीरो लेवल से बताऊँगा, जीरो से एडवांस लेवल तक बताऊँगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो